क्लास, ये हमारा सामान्य अध्ययन का टेस्ट फर्स्ट है। कुल मिलाकर हमारे 50 टेस्ट रहने वाले हैं, जिसमें एक टेस्ट में 70 प्रश्न रहेंगे। इन 70 प्रश्नों को हम 2 से 3 क्लास में सॉल्व करेंगे। डेली के हम 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 10 राज्य युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा 10 जनों में सम्मिलित नहीं था। जो 10 राज्य युद्ध था, कौन सा राजा इनमें सम्मिलित नहीं था, ये हमें बताना है। दूसरी क्लास, इसमें अपू जो था ये सम्मिलित नहीं था। कौन सम्मिलित नहीं था इसमें? अपू। इनमें कौन कौन सम्मिलित थे? अलिन था, बिसाणी था और पथ्य था। और बात करते हैं यदु, अनु, अलिल और बिसाणी और शिव, ये क्या थे? 10 राज्य युद्ध में सम्मिलित थे। इनमें सम्मिलित कौन नहीं था? तो अपू हो जाएगा। हम कुछ और बात कर लेते हैं। बितिस्ता। बितिस्ता जो प्राचीन आधुनिक नाम था वो झेलम था। जो झेलम नदी है, झेलम जो नदी है, इसका प्राचीन नाम क्या था? तो बितिस्ता हो जाएगा। झेलम नदी का क्या नाम हो जाएगा? बितिस्ता। चिनाब का अश्कनी हो जाएगा। रावी का पुरुषपूर्णी हो जाएगा। सतलुज नदी का पुराना नाम क्या हो जाएगा? सतुर्दी हो जाएगा। ब्यास नदी का बिपाशा हो जाएगा। वहीं पे बात करते हैं गंडक नदी का, तो सदानीर हो जाएगा। गोमल का गोमती। सिंधु नदी का पुराना नाम क्या था? सिंध हो जाएगा। और घग्गर नदी का पुराना नाम क्या था? सरस्वती। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर ये च्वार का युद्ध कब हुआ था क्लास? ये जो च्वार का युद्ध हुआ था, ये बताना है कब हुआ था। प्रश्न संख्या 5 में। तो च्वार का युद्ध हुआ था 1776 में हुआ था क्लास। ये कब हुआ था? 1776 में। खासी विद्रोह 1829 में हुआ था ये। वहीं पर बात करते हैं संस्थाल विद्रोह, तो 1855 में हुआ था ये संस्थाल विद्रोह हुआ था। और कोल विद्रोह की बात करते हैं, तो कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 में। कोल विद्रोह कब हुआ था? ये 1831 में हुआ था। च्वार विद्रोह कब हुआ था क्लास? ये 1876 में। खासी विद्रोह 1829 में हुआ था। और संस्थाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में हुआ था ये। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य का राज चिन्ह धनुष था? तो क्लास, जो ये चेर राजा थे, इनका राज्य चिन्ह क्या था? धनुष था ये। इनका जो शासन था केरल और तमिलनाडु, कहाँ पर था ये? केरल और तमिलनाडु का जो क्षेत्र था, यहाँ पर ये क्या करते थे? ये शासन करते थे, केरल और तमिलनाडु के एरिया में। इनकी जो राजधानी थी कहाँ पर थी? जो चेर राजा थे, इनकी राजधानी कहाँ पर थी? तो बज्जी थी ये। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है ये। तुकाराम किसके समकालीन थे? तो तुकाराम की बात करते हैं तो ये शिवाजी के समकालीन थे। किसके समकालीन थे ये? शिवाजी के समकालीन थे। वारकरी संप्रदाय के थे ये। तुकाराम किससे संबंधित थे? ये वारकरी संप्रदाय के थे। तुकाराम वारकरी संप्रदाय के थे और शिवाजी के ये समकालीन थे। अगला बात करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 4, मकदूनिया जो शाखा है, ये किस संस्थान से संबंधित थी? और रजकीय संप्रदाय, वाहिबे संप्रदाय, इनको बताना है। क्लास, जो मकदूनिया शाखा थी, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये मीर सैयद जलालुद्दीन मखदूम से संबंधित थी। किससे? मखदूम। कौन हो जाएंगे इसके? मीर सैयद जलालुद्दीन मखदूम। और रजकिया संप्रदाय से अब्दुल रज्जाक से संबंधित थे ये। वाहिबे संप्रदाय के जो संस्थापक थे अब्दुल वहाब थे। वाहिबे संप्रदाय के कौन थे संस्थापक? अब्दुल वहाब थे ये। आगे, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का वायसराय कौन था?
क्लास द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो भारत का वायसराय था बताना है कौन था, तो ये हो जाएगा हमारा लिंथगो था। ये लिंथगो कौन था? ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय था ये। और इन कार्यकाल की बात करते हैं 1936 से लेके ये 44 तक था। 1936 से लेके 44 तक था। अगर हम बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, तो ये द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था हमारा 1939 से लेके 45 तक हुआ था। 1939 से लेके 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। उस समय कौन था? ये लिंथगो था ये। इनका अगर हम क्रम देखते हैं तो सबसे इनमें कौन था? ये रीडिंग था पहले। रीडिंग के बाद कौन आया था? इरविंग आया था। इरविन था। उसके बाद कौन था? ये विलिंगटन था। और विलिंगटन के बाद कौन आया था? लिंथगो आया था ये। तो इस क्रम को आपको याद रखना है। जो द्वितीय विश्व युद्ध था 1939 से लेके 45 तक हुआ था। उस समय जो हमारे वायसराय था लिंथगो था। अगर ये चारों की क्रम की बात करते हैं, सबसे पहले रीडिंग था, उसके बाद इरविंग था, फिर विलिंगटन था, उसके बाद लिंथगो वायसराय बना था भारत का। अगर हम रीडिंग की बात करते हैं, ये 1921 में भारत का वायसराय बना था। इरविंग की बात करते हैं, ये 1926 में भारत का वायसराय बना था। विलिंगटन की बात करते हैं तो 1931 में, और लिंथगो 1936 में भारत का वायसराय बना था। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, द्वितीय आलंगा मैसूर युद्ध, प्रथम आलंग मराठा युद्ध, द्वितीय आलंग सिख युद्ध और द्वितीय आलंग मराठा युद्ध, इनका में क्रम मिलाना है कौन सा कब हुआ था। क्लास अगर हम बात करते हैं द्वितीय आलंग मराठा युद्ध की, पहला क्या है इसमें? द्वितीय आलंग मैसूर युद्ध है ये। तो इसका कार्यकाल 1779 से लेके 84 तक का था ये। प्रथम आलंग मैसूर युद्ध ये 1775 से लेके 82 तक हुआ था। द्वितीय आलंग सिख युद्ध 1748 में हुआ था ये। द्वितीय आलंग सिख युद्ध कब हुआ था? 1748 में हुआ था। और द्वितीय आलंग मराठा युद्ध की बात करते हैं तो ये कब हुआ था? 1803 में हुआ था ये। द्वितीय आलंग मराठा युद्ध 1803 में, द्वितीय आलंग सिख युद्ध 1848 में, द्वितीय आलंग मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1779 में हुआ था ये। देखिए प्रश्न संख्या 8 है ये, बांध कौन सा बांध किस देश में है ये हमें बताना है। यहाँ पर दे रखा है नुरेक बांध है, आशवन बांध है, हुबर बांध है, काहोरबा बांध है ये। क्लास नुरेक बांध की बात करते हैं तो यहाँ पर ये घाना में गलत हो जाएगा। ये कहाँ पर पड़ता है? तजाकिस्तान में पड़ता है। नुरेक बांध कहाँ पर है? तजाकिस्तान में। आशवन बांध कहाँ पर है? मिस्र में है। हुबर बांध यूएसए में है। काहोरबा बांध कहाँ पर है? ये मोजाम्बिक देश में स्थित है ये। आगे प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं, कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। क्लास श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाला दर्रा हमारा कौन सा हो जाएगा? जोजिला दर्रा हो जाएगा, जो कारगिल से लेह को जाता है। श्रीनगर कारगिल से लेह होते कौन सा दर्रा जाता है? ये जोजिला दर्रा जाता है हमारा। आगे है ऑस्ट्रेलिया की निम्नलिखित झीलों में को उत्तर से दक्षिण की ओर हमें इनको व्यवस्थित करके बताना है। क्लास ऑस्ट्रेलिया में सबसे दक्षिण उत्तर में कौन सी झील स्थित है हमारी? तो ये बुट्स झील स्थित है। ये कौन सी हो जाएगी? बुट्स झील हो जाएगी। उसके बाद आयर झील हो जाएगी, ये हमारी पहले नंबर पर आएगी, ये दूसरे नंबर पर आएगी। उसके बाद हमारा तीसरे नंबर पर आएगी तोरन झील। तीसरे नंबर पे कौन सी है? तोरन झील है। और फोर्थ नंबर पे कौन सी हो जाएगी?
गार्डिनर झील है। 4th नंबर की कौन सी है? ये गार्डिनर झील हो जाएगी हमारी। आगे है लखवर ब्यासी परियोजना, कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना, जय कावड़ी परियोजना और टनकपुर परियोजना, इनका हमें मिलान करना है कौन सी किससे संबंधित है। लखवर ब्यास परियोजना की बात करते हैं क्लास, ये यमुना नदी पर स्थित है। ये कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना ये कहाँ पर है? ये भागीरथी नदी पर स्थित है। कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? ये भागीरथी नदी पर स्थित है। जय कवाड़ी परियोजना कहाँ पर है क्लास? ये तो ये गोदावरी नदी पर स्थित है। और टनकपुर परियोजना किस पर है क्लास? ये काली नदी पर स्थित है। इन सभी पॉइंट को याद रखना है। लखवर ब्यास परियोजना ये यमुना नदी पर है। कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना ये भागीरथी नदी पर स्थित है। और जय कावड़ी परियोजना कहाँ पर है? गोदावरी नदी पर स्थित है। टनकपुर परियोजना कहाँ पर है? ये काली नदी पर स्थित है। ये अगला प्रश्न है ये, पुनासा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अगर हम बात करते हैं पुनासा जलप्रपात की, ये किस नदी पर स्थित है ये हमें बताना है। बताइए आप जल्दी से। तो ये कहाँ पर हो जाएगा क्लास? ये नर्मदा नदी पर हो जाएगा। तो पुनासा जलप्रपात कहाँ पर है क्लास? ये नर्मदा नदी पर स्थित है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित के किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? तो बताना है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। तो क्लास जो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है ये दक्षिण ब्राज़ील में नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर इनको किस नाम से जाना जाता है ये हमें बताना है। तो इनको यहाँ पर किस नाम से जानते हैं? शैलवास के नाम से जानते हैं। तो ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है, ये कहाँ पर नहीं पाए जाते? तो दक्षिण ब्राज़ील में नहीं पाए जाते हैं। ब्राज़ील में इनको शैलवास के नाम से जाना जाता है। जो सदाबहार वन होते हैं क्लास ये अफ्रीका गिनी तट पर पाए जाते हैं, कांगो बेसिन में पाए जाते हैं, जावा और सुमात्रा के तट पर ये पाए जाते हैं। आगे केबलर, नियोप्रीन, थियोकोल और लेक्सोन, ये किस लिए प्रयोग होता है ये हमें बताना है। बात करते हैं केबलर की, तो ये क्या हमारा टेरेफेथिलिक एसिड हो जाएगा। ये टेरेफेथिलिक एसिड कौन सा हो जाएगा? केबलर हो जाएगा। नियोप्रीन की बात करते हैं, जो सिंथेटिक रबर, नियोप्रीन का प्रयोग कहाँ पर होता है? सिंथेटिक रबर में होता है। अगर हम बात करते हैं थियोकोल की, तो सोडियम पॉलीसल्फाइड में, कहाँ पर? सोडियम पॉलीसल्फाइड में इसका प्रयोग होता है। और लेक्सोन का प्रयोग की बात करते हैं कहाँ पर होता है? पॉलीकार्बोनेट में। लेक्सोन का प्रयोग कहाँ पर होता है? पॉलीकार्बोनेट में लेक्सोन का प्रयोग होता है। थियोकोल का प्रयोग सोडियम पॉलीसल्फाइड में होता है। और ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। निम्नलिखित में से किसे मिरावेन का तेल कहा जाता है? अगर हम मिरावेन के तेल की बात करते हैं, ये कड़वा तेल भी होता के नाम से भी जाना जाता है। तो किसको बोला जाता है ये आपको बताना है। तो नाइट्रोबेंजीन को मिरावेन का तेल के नाम से भी जाना जाता है। ये कड़वे बादाम का कृत्रिम तेल होता है। ये ओनेकोलॉजी का संबंध किससे है? अगर हम बात करते हैं ओनेकोलॉजी 19वां, तो इसका संबंध किससे हो जाएगा क्लास? तो सपनों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओनेकोलॉजी कहलाता है। अगर हम पैरासाइट्स के अध्ययन की बात करते हैं, पैरासिटोलॉजी से हो जाएगा। पैरासाइट्स का अध्ययन क्या कहलाता है हमारा? पैरासिटोलॉजी कहलाता है।
मछली का अध्ययन इथियोलॉजी कहलाता है। मछली के अध्ययन को क्या कहते हैं? इथियोलॉजी कहते हैं। और बात करते हैं घास के अध्ययन को एग्रोस्टोलॉजी कहते हैं। घास के अध्ययन को क्या कहते हैं? एग्रोस्टोलॉजी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑटोमोबाइल्स रेडिएटर के लिए एंटीफ्रीज के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑटोमोबाइल्स रेडिएटर के लिए एंटीफ्रीज के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये हमें बताना है। तो क्या हो जाएगा क्लास इसका? ग्लाइकोल। ग्लाइकोल का प्रयोग ऑटोमोबाइल्स रेडिएटर के लिए प्रयोग में किया जाता है।